पार्टी में चाटुकारिता कर सके वो जी पाएगा, बाकी लोग नहीं जी पाते। तो ये छोड़ने के बाद उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। लीडर्स अपने आप को जब बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड महसूस करते हैं तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वहीं गलती खाते हैं। मतलब ये जो कटाक्ष है ये बीजेपी की ओर है? हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी की ओर है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये क्या दौर दिखा रहे हैं आज के युग को। अगर आप केंद्र की सरकार में हो, आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आप उसका दुरुपयोग करके जनता के मत को, जनता की इच्छा को तोड़ रहे हो। मेरे सामने की घटना है, मेरे बहुत सारे हमारे लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। रात भर हम लोग छुप कर सोए। देखिए, यूनान के एक दार्शनिक हुआ करते थे अरस्तु जी ने लगभग 2300 साल पहले एक संरचना निर्मित की थी। उनकी खुद के लिखे हुए किताब थी पॉलिटिक्स में उन्होंने राजनीति को डिफाइन किया था कि राजनीति आपको किस लिए चाहिए, राजनीति का होना क्यों जरूरी है। राजनीति के अच्छे बुरे पहलुओं को भी बताया था और यह भी बताया था कि अगर आप समाज में रहते हैं, विश्व में रहते हैं और किसी समुदाय के बीच रहते हैं तो आपके लिए एक अगवानीकर्ता के तौर पे किसी का चुना जाना बहुत जरूरी है। राजनीति के आज बहुत सारे अच्छे चेहरे भी देखने को मिलते हैं, राजनीति के कई बुरे रूप भी देखने को मिलते हैं। तो इन सारे विषयों पे बात करने के लिए ये चैप्टर खोल रहा हूं और देवेंद्र यादव जी हैं जो भिलाई नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं और सबसे पहला इंटरव्यू, उनके जो इनसाइड स्टोरी है आपको आज पहली बार देखने को मिलेगी। देवेंद्र भाई, मेरे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा देवेंद्र भाई, आपकी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ था? किस वक्त एक ऐसा मन पे कॉल आया था जब आपको ये लगा था कि आपको सब कुछ त्यागना है और पॉलिटिक्स में जाना है? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक मेरा कैरियर बनेगा और मैं जीवन भर राजनीतिक रूप से सामाजिक जीवन जीऊंगा, ऐसी कोई धारणा शुरुआत से नहीं थी। लेकिन ये है कि जब जब ऐसा अवसर मिला कि कहीं पर समूह की आवाज़ बनने की बात हो तो समूह की आवाज़ बना मैं। हम लोग स्कूल में थे, मैं भिलाई नया समाजम स्कूल का छात्र था। वहाँ पर इंटर स्कूल इलेक्शंस होते थे हमारे, मतलब कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर इलेक्शन होते थे। तो उसमें मैं क्लास 11 में इलेक्शन लड़ा, जीता, क्लास 12 में जीता। इसके बाद कॉलेज में जब अवसर मिला तो मैं NSUI का कॉलेज का डेलीगेट बना। वहाँ से सफ़र चालू हुआ। लेकिन कभी भी धारणा ये नहीं थी कि प्रमुखता से राजनीतिक मतलब जीवन होता रहा वो ऐसा ही होता रहा। मतलब स्टूडेंट्स ने चाहा कि आप एक नेता के तौर पे स्कूल में आए उनके आगे, तो आप नेता बन गए और आगे चल के जब आप NSUI से, तो जो कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे जुड़ने के पीछे कारण क्या? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा से मैं शुरुआती जीवन से जब छोटा था तब मैंने एक बार कांग्रेस की रैली देखी थी। मैं मेरे ख्याल से 5-6 साल का था। अरुण वोरा जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनका प्रचार चल रहा था। तो वो पर्चा मेरे घर के अंदर भी फेंका और पर्चे को उठाया मैं, तो उसमें पंजे का निशान था। तो उस दिन से पंजे से और कांग्रेस पार्टी से लगा हुआ। बहुत छोटी सी उम्र थी उसी समय से। और उसके बाद चूंकि मेरे परिवार भी कांग्रेसी रहा है, शुरुआत से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। और NSUI एक ऐसा प्लेटफॉर्म राजनीति में आने का जब अवसर चाहिए था तो अवसर NSUI ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आम परिवार का युवा अपने क्षमता के अनुरूप संगठन में स्थान बना सकता है। उन्होंने अगर गुरु की बात बोले, जैसे कि हर इंसान का एक गुरु होता है, एक जो प्रेरणा देता है, जो मार्ग प्रशस्त करता है, तो क्या ये माना जाए कि देवेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि अरुण वोरा जी के जो प्रचार था उससे जुड़ते हुए अरुण वोरा जी या पंजे छाप का जो निशान था उसको देखते हुए पहला जो एक जागृत भाव मन में आया था वो वहां से शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि अरुण वोरा जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता है हमारे पार्टी के। हम लोग सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। पंजे छाप को पहली बार जो रिकग्नाइजेशन की बात है तो उस समय किया, कांग्रेस पार्टी को उस समय जाना, पंजे छाप को जाना, तो उसके बाद पार्टी को जाना। बहुत छोटी सी उम्र थी। और अगर राजनीतिक सफ़र की बात करेंगे तो मेरे शुरुआती जीवन से यहाँ तक के जीवन में राजनीतिक रूप से अगर मेरे मार्गदर्शक या मेरे गुरु के रूप में किसी ने मार्गदर्शन से मुझे किसी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है या किसी को देख के मैंने राजनीतिक जीवन, नैतिकता, वैचारिक मजबूती
कहीं से सीखी है तो माननीय भूपेश बघेल जी से सीखी है। युवा नेताओं में एक ये होता है कि जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की लाइफ हो या फिर जैसे किसी पॉलिटिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग हो, उसको अगर अच्छे से करना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक स्वरूप भी बड़ा देना पड़ता है। आंदोलन के स्वरूप बड़े होते हैं, धाराएं भी बड़ी बड़ी लगती हैं, कई बार ज़्यादा वो विरोधाभास कर दिए, कई बार सड़कों पे चक्का जाम भी करना पड़ता है, कई बार बहुतों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खुद पे धाराएं भी लगवानी पड़ती। तो ये जो है ये बड़ा स्वरूप है, ये आपके जीवन में कब प्रवेश किया, जब आपको याद हो? देखिए ऐसा है कि ये तो लगातार राजनीतिक जीवन में चलता रहता है, लेकिन पहली बार जब कानून को हाथ में हम लोगों को लेना पड़ा तो उसमें एक दुखद घटना थी। हमारी कॉलेज की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट था CSVTU का वो संतोषजनक नहीं था, वो बच्ची स्टूडियस थी। तो उसके बाद हम लोग सब बहुत ही आहत हुए। बहुत सारे हम लोग यंग स्टूडेंट्स थे, हम लोग सब लोग आए और यूनिवर्सिटी में हम लोगों से थोड़ी बचपना था कहेंगे, उस समय यंग एज थी हम लोगों से। वहाँ पर हम लोगों ने कानून को हाथ में उठा लिया, हम लोगों ने हंगामा किया वहाँ काफ़ी। तो ये उस समय की बात थी, मेरे ख्याल से मेरी उम्र उस समय 17 साल होगी। तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद धाराएं भी लगी, 17-18 साल के ही थे हम, धाराएं भी लगी। और उसके बाद हमने समय से समझा भी कि राजनीति में हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हमारे कामों को कराने के लिए हमें कभी भी कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर अपनी बातों को सही तरीके से मजबूती से रखेंगे, हमारा अध्ययन बेहतर होगा, तो निश्चित रूप से हम परिणाम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जिस तरह से आगे आप बढ़ते गए और जैसे छात्र राजनीति से मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि जो इनके जीवन की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी हम लोग मीडिया लाइन में थे और काफ़ी कुछ कवरेज इनकी करते थे और साफ तौर पर इनको अपनी आंखों के सामने इनकी जो राजनीतिक करियर है उसको बढ़ते देखा है। NSUI की राजनीति से ये युवा कांग्रेस की राजनीति में गए, कई राज्यों के प्रभारी बने, उसके बाद में नेशनल लेवल के लीडर भी बने युवा कांग्रेस के और स्टेट लेवल के थे ही। साथ साथ सबसे युवा महापौर बनने का इनको सौभाग्य भी मिला। 25 साल उम्र रही होगी आपकी जब महापौर आपको चुना था जनता ने। जी, 25 साल की उम्र में महापौर बनने का अवसर मिला है और ये भिलाई की जनता है जिसने इतना बड़ा जनादेश दिया, भरोसा दिया। और भिलाई की जनता के जो भरोसा था उसी ने मुझे लगता है कि मेरे अंदर और गंभीरता लाई और स्पष्टता लाई और एकाग्रता से मैं काम कर पा रहा हूँ। देखिए आज जो भी चैप्टर अगर कोई नेता खोलता है तो यही कहता है कि हम विकास को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, लेकिन विकास नाम की जो बोलना चाहिए चीज़ है वो कभी उसका अंत नहीं होता। विकास, आप ज़रूर जवाब ये देंगे कि विकास समय की एक परिपाटी है जो समय के साथ साथ और बढ़ती रहती है और उसकी आवश्यकताएं भी वैसे ही बढ़ती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो विकास है वो एक शब्द है जो नेताओं के मुंह पे समाहित रहता है। हर चुनाव में यही बात होती है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याएं हैं जैसे पानी है, सड़क है, नालियां हैं, ये सब आज भी पुरातन काल की चली आ रही हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, सब कुछ बेकार है, लेकिन फिर भी नेता ये कहते हैं कि हम विकास के मुद्दों पर और हमारा एजेंडा, हमारी पार्टी का एजेंडा सबसे बेहतर है, ये बताते हैं। तो आज ये सब देख के आपको जो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, आप नेता ना समझिए, सामान्य व्यक्ति के तौर पे जो पीड़ा होती है वो क्या होती है? देखिए ऐसा है कि मैंने हमेशा अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में महसूस किया है। मुझे जब शहर की जनता ने अवसर दिया तो एक सामान्य व्यक्ति का जो सबसे मूल उसकी भावना रहती है वो ये रहती है कि उसका नेतृत्व से उसका बेहतर संवाद हो। विकास की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, विकास क्या होता है क्या नहीं होता है जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, और डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। लेकिन सबसे प्रमुख अगर राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में है तो वो है संवाद। हमने संवाद स्थापित करने में पिछले समय में भिलाई के अंदर जनता से हमारा बेहतर संवाद रहा है और हमने स्थापित किया है। पुराने राजनीतिक जो धारणाएं थी या राजनीतिक गतिविधियां थी वहां पर जनता से संवाद ही नहीं था किसी नेता का। इस बात को हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो हम महसूस करते थे कि यार ये लीडर्स की किसी से बात ही नहीं होती, लीडर्स किसी से कम्युनिकेशन नहीं करते, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन है और हमारा कम्युनिकेशन है इसलिए हम लोग जो भी कर पाते हैं, जितना भी कर पाते हैं वो जनता के अनुसार, जनता के अनुरूप कर पाते हैं, जिससे जनता को भी लाभ होता है। इस तरह से फिर महापौर को एक चैप्टर जो आपने यहाँ पर एक शुरुआत हुई, महापौर आप बने, उसके बाद में भिलाई नगर निगम के लिए जो भी आपके विकास के जो प्रारूप रहे होंगे उस समय की बात है। अभी उसके बाद चैप्टर 2 आता है जब आप विधायक बन चुके हैं, तो विधायक बनने के लिए जो एक प्रयास है और यहाँ के लिए एक जो सपना है, जैसे भिलाई नगर के लिए
पहले बीजेपी की सियासत रही है, प्रेम प्रकाश पांडे जी की सियासत रही है, और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बीजेपी की उस वक्त रही है। अचानक से उनके गढ़ को, वहाँ गढ़ में प्रवेश करना और अचानक से उस जगह को जीत लेना, ये कितनी बड़ी चुनौती उस वक्त रही है, और आज भी आप इसको चुनौती मानते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जनता का निर्णय था, जनता ने ये अवसर दिया, हमारी तो निरंतर मेहनत रही है, लोगों से संवाद रहा है, जनता ने जिताया, और उसके बाद जनता ने जिस जिम्मेदारी से जिताया उसी जिम्मेदारी से हमने भी जनता के जो भी विषय रहते हैं उसके लिए काम करते हैं। जहाँ तक गढ़ की बात होती है कि वो लोग, मुझे लगता है कि जो अगर गढ़ शब्द का इस्तेमाल करता है कोई भी राजनीतिक दल या नेता, तो वो उसकी भूल है। जनता की भावना को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्चुअली लीडर्स अपने आप को जब बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड महसूस करते हैं तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वहीं गलती खाते हैं। मतलब ये जो कटाक्ष है बीजेपी की ओर है? हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी की ओर है। हम जनता के बीच रह सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा दबाव बना के गढ़ नहीं बना सकते। गढ़ किसी का नहीं है। आप, राजनीति है या जीवन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको इस नियम को आधार मानते हुए जब आपको जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को पूरी नैतिकता से निभाना चाहिए। जिम्मेदारी बदलती रहती है, आपकी नैतिकता नहीं बदलना चाहिए, आपकी ईमानदारी नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि जब आप पदों में थे, विभिन्न पदों में और रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, उस वक्त एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था केनाल का जो आंदोलन हुआ था, उसमें आपने बहुत बड़े पैमाने पे विरोधाभास किया था, आपको उस वक्त गिरफ्तार भी किया गया था। तो आपको क्या लगा कि ये सत्ता का बल प्रयोग था या आपके द्वारा वैधानिक जो है उसको काम को रोकने का एक कोशिश किया गया था? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये सत्ता की नासमझी थी, जनता सब समझती है। मैं अगर शहर का महापौर हूँ और मैं नगर निगम के कार्य को किसी विषय के जनता की आपत्ति के कारण रोकने बोल रहा हूँ, तो उसमें सरकारी कार्य को बाधा नहीं बनती है। अगर आप समझेंगे जो ढांचा है, ढांचे के आधार पर तो तृतीय वर्ग की सरकार है, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक राज्य की सरकार का मुखिया। एक राज्य की सरकार का महापौर अगर इस सरकार का मुखिया होता है तो वो अगर अपने कर्मचारियों को जनता के कहने पर किसी विषय को रोकने बोलता है तो उसको सरकारी कार्य में बाधा की धारा ही कैसे लगा सकते हो? तो ये उस समय इनकी इनमेच्योरिटी और ओवर कॉन्फिडेंस था जिसको जनता ने सबक सिखाया। और एक्चुअली इशू ये था उस समय भी और हमेशा ही बनता है कि देखिए, व्यवस्थापन, डेवलपमेंट हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी व्यवस्थापन की भी किसी ना किसी जगह पे जरूरत पड़ती है। लेकिन विषय ये है कि आप किस भावना से देखते हो। आप ये भावना से देखोगे कि हम तोड़ के सबको बेघर कर देंगे, खाली कर देंगे, तो उससे समाधान नहीं निकलता। आपको इस भावना से देखना चाहिए, जिनके घर टूट रहे हैं उनको पहले व्यवस्थापन कर दो, फिर आप आगे की प्रक्रिया करो। मुख्यतः उस समय भी कोई समस्या जो थी प्रमुख, वो समय अवधि को लेकर थी। भिलाई स्टील प्लांट के भी जो श्रमिक हैं, जो लगातार नुकसान झेलते आए हैं और शिकार हुए हैं हादसाओं का, उनके मामलों को भी सदन में लगातार उठाए हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें चरणदास महन जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं नगरीय निकाय मंत्री को कि आप इनका जवाब दीजिए, आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही। और आपको भी ये कटाक्ष किया था कि आप भी डंडा चलाइए, आप अगर सत्ता में बैठे हैं। तो क्या बीएसपी के लिए बात करना इतना एक असहज हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी श्रमिक को उसका न्याय ना दिला सके, किसी जो फायदे हैं वो फायदे ना दिला सके, अनुकंपा नियुक्ति ना दिलाई जा सके, ये स्टेट के एक किसी राजनेता के लिए इतना टिपिकल है, दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि बीएसपी भिलाई छत्तीसगढ़, और जब हम ये पूरा प्रदेश मध्य प्रदेश था, तब से हमारे देश का गौरव है भिलाई स्टील प्लांट। लेकिन पिछले समय में जो हमने महसूस किया है, भिलाई स्टील प्लांट की संरचना, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के बाद पूरे देश भर से लोग यहाँ आकर बसे। मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त शहर है। पूरी इंडिया घूम लिया, इससे बेहतर शहर मैंने देखा नहीं, इतना अच्छा कल्चर कहीं मिला नहीं। लेकिन भिलाई जैसे शहर में बीएसपी का, जहाँ बीएसपी को जिसको
एजुकेशन के नाम पे जाना जाता था, स्पोर्ट्स के नाम पे जाना चाहता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जाना जाता था, वो धीरे धीरे करके खंडर हो रहा है। और कमी कहीं नहीं है, कमी अगर कहीं है ना तो नीति में है। आप 2014 के पहले देखेंगे, यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार की नीति थी पीएसयूज को डेवलप करना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मजबूत करना। आज की सरकार की नीति है कि पीएसयूज को खत्म करना और प्राइवेटाइजेशन को डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना। तो जब आप हमारे संस्थानों को बेचोगे या बेचने की निगाहें रखोगे तो आप बेचने वाली बात होती है, लेकिन बेचने की कोई सबूत नहीं दे पाते। असल में बोलते बहुत हैं कि ये बिक गया, वो बिक गया, इस तरह से बातें होती हैं। पहले भी तो एयरवेज चलती थी, तो प्राइवेट एयरलाइंस चलती थी, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई किसी ने प्लेन भेज दिया। सबलेटिंग का एक काम होता है, जैसे आप भी नगर निगम में रहे हैं या विधायक रहे हैं, तो किसी से भी जब सड़क बनवाते हैं तो उससे उसकी अर्न मनी जमा करवा के उसको टेंडर दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसके तहत अगर ठेके पे कोई चीज चल रही है तो ये चीज ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते उसको, एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि बिक गई है वो। तो ये चीज तो कांग्रेस की उस समय भी ये परिपाटी में चलता था, आज भी चलता। आप अगर मैं आपसे ये सवाल करूं इसी विषय पे कि आप ठेका श्रमिक को सही मानते हैं या रेगुलर कर्मचारी को, तो आप जवाब दीजिए। अगर आप टेंडर प्रक्रिया करोगे, किसी अर्नेस्ट मनी लेके किसी को आप अपनी संस्था दे दोगे, तो आप रेगुलर कर्मचारी थोड़े ना दे रहे हो, आप ठेका श्रमिक दे रहे हो। यही तो पीएसयूज और प्राइवेटाइजेशन का अंतर है, बेसिक अंतर है। पीएसयूज में आप जिसको नौकरी देते हो, आप उसको जीवन भर की सरकारी नौकरी देते हो, उसको एक बड़ा अवसर देते हो। लेकिन जब वहीं पर एक प्राइवेट संस्था चलाती है तो वो उसकी जो वेतन होनी चाहिए, जितना उसको अधिकार मिलना चाहिए, वो कटौती करती है। यही प्राइवेटाइजेशन आगे मजबूत होता है और पीएसयूज कमजोर होते हैं। इसका जवाब मैं आपने मेरे से सवाल किया था, इसका जवाब ये देता हूं कि अभी जो पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं। आपके नगर निगम के भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। काम बहुत प्रभावित हो रहे हैं, चाहे राजस्व से रिलेटेड हो, चाहे वो साफ सफाई से हो। सारे कर्मचारियों ने कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं आने वाले। सीएम साहब भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट रुख अपनाया हुआ है पूरे स्टेट में। तो ये नहीं लगता कि अब अगर बीजेपी वाला अगर कोई रहे तो वो ये भी सवाल कर सकता है, ये भी कह सकता है कि स्थायी कर्मचारियों के साथ में ये चीजें हो रही हैं और नाराज हैं लोग? देखिए, स्थायी कर्मचारियों के साथ की बात है तो पिछली सरकार में जो भी उनके वेजेस थे, हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया है, पहली बात। और दूसरी बात जहां पर हम लोग कर रहे थे वो पीएसयूज और प्राइवेटाइजेशन की बात थी, ये दूसरी चर्चा है। ये जो हमारा शासकीय कर्मचारी है उससे जुड़ी हुई या उसके एक गुट विशेष की इच्छा के अनुसार आंदोलन की बात कह सकते हैं अपन लोग। सर, पॉलिटिक्स को छोड़िए, सीएम साहब के ऐलान को भी छोड़िए, आपका मन क्या कहता है? क्यों सरकारी कर्मचारियों को उनका जो अधिकार है वो मांग रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार सभी मांगों को गंभीरता से लेती है और जनता हो या कर्मचारी हो या हमारे प्रदेश में रहने वाला हर एक व्यक्ति, उसकी मांगों के अनुसार जिम्मेदारी से हमारी सरकार एक एक करके सभी अपने विषयों को निभा रही है। और निश्चित रूप से जो कर्मचारियों का भी विषय है उसमें पिछली सरकार से बेहतर मदद सहयोग हमारी सरकार कर रही है और आने वाले समय में भी जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए रहेगा वो हमारी सरकार करेगी। ये चीजें आप समझा रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार बहुत अच्छा चल रही है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी जगह का एक अधिकारी वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो सरकार की योजना है, जिसमें गोबर योजना है, धान खरीदी योजना है, उनको टारगेट करते हुए कहा जा रहा है कि इन सब की अगर हम बातें बताएंगे तो उस पर अधिकारी पे, उसकी वीडियो को देखते हुए उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो एक अधिकारी की तो बात हो गई। विपक्ष भी यही कहता है कि जो छत्तीसगढ़ के खाते हैं वो कहीं ना कहीं बैंकों में बंधक रखे हुए हैं और बहुत ऋण चढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पे। तो इसके बीच में कैसे कोई पब्लिक है जो सुनने वाला है, वो आपकी बातों को सुनेगा तो वो मानेगा कि विकास हो रहा है, किसी और राजनेता या बीजेपी की अपोनेंट पार्टी के सुनेगा तो वो ये कहते हैं कि विकास हो ही नहीं रहा है, ये सारा कुछ जो हमने किया था उस पर टाट पे पैवन तक नहीं लगा पा रहे कांग्रेस की सरकार। तो इसके बीच का अंतर कैसे निकलेगा? इसका अंतर ऐसा निकलता है जब राजनीतिक जो निर्णय होते हैं वो जनता मतों से करती है। अगर आप देखेंगे 2018 के चुनाव के बाद हमारी सरकार के कार्य प्रणाली को आप इसी से समझ सकते हैं कि जितने नगर निगम के चुनाव हुए उसमें जनता ने कांग्रेस को चुना, जितने नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें 90% जगहों पर जनता ने कांग्रेस को चुना, जितने जिला पंचायत के जनपद के चुनाव थे उसमें भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी के आपसी द्वंद्व में लगी हुई है
जिन लोगों को पहले पैड बैट हेलमेट पहनाकर भेजा गया था, उन लोगों को 4 साल बाद अभी आखिरी मतलब समझ लीजिए 3.5 साल बाद वापस बुला लिया गया कि चलिए आप क्रिकेट की बात शुरू की थी ना, तो मैं आपको बताता हूँ हिट विकेट कैसे होता है। हिट विकेट में ये हो रहा है कि अभी गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी, है ना, और पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो छोड़ के चले गए, आपकी सुष्मिता देव मैडम चली गई, है ना, जम्मू कश्मीर के भी जो सपोर्टर्स थे वो आपके जो लीडर्स थे साथ के वो चले गए। तो ऐसे कई नेताओं के नाम है जो ये चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें बदलाव आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अब ये हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता कर सके वो जी पाएगा, बाकी लोग नहीं जी पाते। ये छोड़ने के बाद उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। और रही बात, आपने दूसरा सवाल ये उठाया था कि कहा था कि मतलब कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। कांग्रेस कई स्टेटों में चुनाव हार गई है, कई स्टेटों में आज ये स्थिति हो गई कि उनके नुमाइंदों को खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही। इनके जवाब कहाँ से ले पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, लेकिन अगर देश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात किया, सवाल इसलिए उठाया क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में भी रहे हैं आप। हाँ, तो मैं तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर देश की परिस्थितियों पे बात की जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक लौती पार्टी है देश के अंदर जो आज की परिस्थितियों में भी लड़ रही है। आप आज देश के हालात देख लें, कभी ऐसा दौर तो नहीं आया था कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां आईटी, ईडी, सीबीआई सब ने अपने घर बना के बैठ गए। क्या और राज्यों में कहीं कोई शिकायतें नहीं हो रही है? क्या और राज्यों में कहीं कोई बात नहीं है? अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है, उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये क्या दौर दिखा रहे हैं आज के युग को भारतीय जनता पार्टी? आप इस पे भी सोचने का विषय है। ये भी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी वाले आपके विधायक भी खरीदते हैं। आप लोग की तरफ से कहते हैं कि बीजेपी वाले हमारे विधायक तोड़ते हैं। झारखंड का मसला चल रहा है, महाराष्ट्र का चल रहा है, वहां से विधायक तोड़ते हैं। तो खरीदने वाला तो गुनहगार होता है, जो अपने आप को बेच दे वो क्या गुनहगार नहीं होता? देखिए, ऐसा है, गुनहगार तो दोनों हैं, और सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो ये रंगमंच बना रहा है। और ये जो दुख की ये बात है कि ये जो परिवर्तन देश की राजनीति में लाए, वो देश के सर्वोच्च नेता या देश के जो मुखिया हैं आज के समय, वो गृह मंत्री जी, उनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है। तो सच बोल रहे हैं आप कि ये दुख की बात है और ये सभी दोषी हैं। कुछ नेता अभी ये कह रहे हैं कि अब परिवर्तन का समय आ गया है राष्ट्रीय नेतृत्व में। सोनिया गांधी जी बदलती हैं, फिर राहुल गांधी जी आते हैं, फिर राहुल गांधी जी बदलते हैं, फिर सोनिया गांधी जी आ जाती हैं। अभी आपके पार्टी के कुछ नेता जो आवेदन देने तक को तैयार हो गए कि हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपका मन क्या कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में अब परिवर्तन आना चाहिए? बहुत दिन हो गया, काफी दिन। देखिए, ऐसा है कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से ये पार्टी के CWC में जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, ये निर्णय वरिष्ठ नेताओं का होता है। और कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है। हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी इसलिए बन पाए क्योंकि कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सारे निर्णय होते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब चुनाव कांग्रेस पार्टी के होंगे तो पार्टी की CWC सीनियर लीडर सब लोग मिलकर बेहतर निर्णय लेंगे। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो जुमले वाली सरकार है, जो केवल और केवल अटैक कर रही है उन जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनका कोई नीति नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई देश को ले जाने का विजन नहीं है, केवल और केवल चुनावी मशीन बनकर सरकार चल रही है। किसी भी हाल पर चुनाव जीतना है, यही केवल उद्देश्य है, जो देश के लिए खतरनाक है। आज देश के अंदर जो स्थिति है, भले हम आपसी सद्भाव की बात करें, भले बेरोजगारी की बात करें, भले महंगाई की बात करें, ये सब मुद्दे कहाँ चले गए? आज से 8 साल पहले इन सब मुद्दों पे बहस होती थी। आज क्यों नहीं होती? एक चीज है 70 सालों में जो महंगाई का मुद्दा आज तक खत्म नहीं हो पाया। 2014 से मोदी जी आए, लेकिन 70 सालों से कांग्रेस का राज था। तो महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे, तो जैसे मैंने पहले ही सवाल किया था कि विकास के मुद्दे खत्म ही नहीं होते कभी, हमेशा विकास के मुद्दों पे ही बात होती है। तो महंगाई और बेरोजगारी 70 सालों में, ये 2014 में मोदी जी की सरकार आई है। उसके पहले जो और आप लोगों की पार्टी के जो महानुभाव जो पदों में थे, वो महंगाई का कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए? बेरोजगारी का सोल्यूशन क्यों नहीं? ये मुद्दा मोदी जी के लिए छोड़ क्यों गए? देखिए, ऐसा है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करके माननीय मोदी जी इस देश के मुखिया बने और पिछले 8 साल से
इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। आप इस बात को सोचिए, जब वो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए हैं, उस समय पेट्रोल मेरे ख्याल से 55-60 रुपए था, 60, और आज 100 पार हो गया है। अगर 60 साल में 70 हो, आप 60 पे मतलब 60 पे पहुंचते हो 70 साल में, और 8 साल में 100 पार कर देते हो, क्या इसको भी जस्टिफाई करने की जरूरत है कि नहीं? जस्टिफाई करने की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं देवेंद्र यादव। मेरे बहुत सारे तीखे सवाल हैं और उनके बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र, ये चीज़ बताना आप हमें, जीवन में सबसे बुरा दौर क्या चला आपके लाइफ में? मेरे जीवन में बुरा दौर अगर मैं कहूँ तो जब मुझे कोई काम ना करने का मौका मिले तो मेरे लिए वो सबसे कठिन समय रहता है, जब खाली बैठे हो। नहीं, इस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मतलब आगे का विषय नहीं, जीवन में अब तक के सफर में सबसे बुरा दौर क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, जब काम ना हो, तो वही खराब समय रहता है। लेकिन बाकी अभी अगर मैं कहूँ अपने जीवन में, तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। हर तरह के आदमी जीवन के संघर्ष देखता है। मैं 7वीं कक्षा में था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे परिवार, बड़े भाई बहनों ने मुझे पाला और पाला पोसा। मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पहले पायलटिंग कर रहा था, उसके बाद उसको छोड़ के इंजीनियरिंग स्टार्ट की, फिर पॉलिटिक्स में आ गया। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे जीवन में, लेकिन अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसी थी जिसमें मैं उस परिस्थिति को झेल नहीं पाया। एक गंभीर परिस्थिति से आप भी गुजरे हैं, जब कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं वो शहीद हो गए थे और उनके साथ में जवान भी शहीद हुए थे। झीरम घाटी का जो हमला हुआ था नक्सलियों का, उसमें बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को डैमेज हुआ था। उस घटना के दरमियान शायद आपकी भी गाड़ी आगे पीछे चल रही थी, तो वो दौर जरा बताएंगे कि वो दौर कैसा था और उस जो व्यवस्था थी वहाँ की घटनास्थल की, वो क्या थी उस समय? मुझे ऐसा लगता है वही एक ऐसा समय था जब बहुत लंबे समय के लिए सब कुछ शांत हो गया था दिमाग में, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है जीवन में, आगे क्या करना है। सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया था। मेरे सामने की घटनाएं, मेरे बहुत सारे हमारे लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। रात भर हम लोग छुपकर सोए, किसी तरह सुबह अगले दिन पहुंचे। रात भर कोई कम्युनिकेशन नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस खबरें आ रही थी। कभी पता चल रहा था कि इसकी मृत्यु हो गई, कभी पता चल रहा था ये हो रहा है। तो कठिन दौर था, कठिन समय था। उम्र भी काफ़ी कम थी उस समय हमारी, लेकिन निश्चित मैं ये कहूँगा बहुत दुखद घटना थी। बेगुनाहों की मौत हुई, और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उस घटना का अब तक परिणाम नहीं आ पाया। आप ही की सरकार थी, एनआईए की जांच भी शुरू हुई थी आप ही के कार्यकाल में। न सरकार आपकी रहते हुए कोई रिजल्ट मिल पाया, न बीजेपी की गवर्नमेंट आज सेंट्रल में है, स्टेट में भी रही है बाद में। उस दौर में भी उन चीज़ों का कोई निष्कर्ष, कोई सार्थक निर्णय आज तक नहीं हो पाया। तो वो आपको क्या लगता है दोष किसका है उसमें? देखिए, ऐसा है कि दोष स्थापित करना किसी के ऊपर उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है कि स्पष्टता समय से आ जाए। पूर्व की सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की, तब हम लोगों ने लगातार ये बात उठाई कि ऐसे अधिकारियों को इस पूरी जांच का नोडल बनाया जा रहा है, हेड बनाया जा रहा है, जिनके ऊपर शक है, शिकायत हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी सबूतों को हेर फेर करने की कोशिश की। हमारा खुला आरोप था। उस समय भी हम लोगों ने जमीनी मैदानी लड़ाई लड़ी, और हमें विश्वास है और कानून व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है कि आने वाले समय में इस पे न्याय मिलेगा। जिस तरह से जो भूपेश जी की सरकार आ रही है, अभी जो चल रही है सरकार, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको आगे का जो परिवेश रहेगा? जो सोनिया जी रहेंगी या राहुल जी रहेंगे, हो सकता है अध्यक्ष इन्हीं में से चुने जाएं फिर, तो क्या लगता है आपको कि जो सीएम कैंडिडेट रहेंगे अगले बार का, तो वो किस रूप में, आप खुद क्या चाहते हैं कि भूपेश जी ही रिपीट हों या फिर कोई और चेहरा
हो सकता है आप अपोनेंट नहीं बोल पाएंगे बातें। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वमान्य चेहरा आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। हम, आप या कोई कुछ लोग ये धारणा कुछ भी बना लें, लेकिन जनता उनको स्नेह करती है, जनता उनके कार्यों को पसंद करती है, छत्तीसगढ़ की जनता उनको प्रेम करती है। और पिछले समय में छत्तीसगढ़ को प्रगति करना, छत्तीसगढ़ की आम जनता की भावनाओं को समझकर उस हिसाब से नीति बनाकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से दोबारा सरकार बनाएंगे। ये चीजें क्यों सुनने को मिलती हैं? जैसे जो कांग्रेस पार्टी की जो स्टेटमेंट्स आते हैं तो उसमें तो ये बात है कि सब लोग मिले जुले हैं, एक साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन अलग अलग बैनरों से अलग अलग आवाज़ें आती हैं। जो मार्केट में जो चर्चाएं चलती हैं वो ये भी चलती हैं कि इनका उनसे नहीं बातचीत हो रहा है, इनका उनसे नहीं जम रहा है, ये लोग उनसे नाराज चल रहे हैं, ये लोग, इस तरह की बातें आती हैं। वो बातों को हालांकि डिफाइन करते समय कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर ये नहीं कहता कि हमारा इनसे मतभेद चल रहा है। तो क्या ये लगता है कि ऐसी कोई बात है जो दबी हुई है, उस स्वर को आप बता पाएं? देखिए, ऐसा है कि चर्चाएं तो बहुत सारी चलती है। पिछले दिनों हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ पर लोगों ने बताया कि रमन सिंह जी की बिल्कुल भी नहीं चल रही छत्तीसगढ़ में अब। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में भी मतभेद है। तो अब इसका कोई जवाब होता नहीं है इस तरीके का। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो हमारी पार्टी एकजुट है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बना रहे हैं। अगर मैं कुछ और एक दो सवाल ही लूँगा, ज़्यादा लंबा हो रहा है। सपोज अगर मध्य, जैसे कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसको आप लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और ये सब का जो दखल है वहाँ प्रवेश हो रहा है। झारखंड में भी जो स्थिति बन रही है, अभी रायपुर में सब मेफेयर में रुके हुए हैं। तो ये स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में बन जाती है, सपोज मान लीजिए आप ही के शब्दों में जाएं या कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट या उनके रुख की ओर जाएं, अगर ये कहें कि भविष्य में ये स्थितियां बन जाती हैं कि कांग्रेस के विधायक भी आए जो छत्तीसगढ़ से भी हो जाते हैं, तब क्या स्थिति रहेगी? अगर आप बोल रहे हैं कि अटैकर है भाजपा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये उचित है? हॉर्स ट्रेडिंग लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए ये सही सीख है क्या? ये बात उचित नहीं है? अगर जनता ने किसी सरकार को चुना है, किसी को बहुमत दिया है और उसके बाद उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप केंद्र की सरकार में हो, आपके पास बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आप उसका दुरुपयोग करके जनता के मत को, जनता की इच्छा को तोड़ रहे हो। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या झारखंड का प्रयास हो, गोवा में जो प्रयास हुआ, ये सब उचित नहीं। ये जैसे राजनीति एक शब्द है ना, संधि विच्छेद करें तो स्पष्टतः ये साफ हो जाता है राज करने की नीति। तो आज लोकतांत्रिक तरीकों को अवमूल्यन हो रहा है एक प्रकार से। जैसे जो लोकतंत्र में जनता को जो मिलना चाहिए, जनता आज भी कई जगह पे, चाहे वो, मैं आपकी पर्टिकुलर राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी टोटल राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति ऐसा लगता है कि आपको स्वार्थ के लिए आज लोग राजनेता बनते हैं, जनता को एक जगह पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, जनता के लिए हम ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जनता के लिए हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता के लिए हम ये छोड़ के जाएंगे, लेकिन करते सब कुछ है। और राजनीति में ये भी चेहरा देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी SUVs, कई लेयर की सुरक्षा, उसके बाद में बड़े बड़े बंगले, अभी जो छापे पड़े हैं, अभी वेस्ट बंगाल में आप देख रहे होंगे छापे पड़े, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो आखिरकार ये जनता के सेवक इतना कैसे हाई रेंज की जो फैसिलिटीज है उनको मेंटेन करते हुए तो जनता का ही नाम लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में राजनीतिक पदों का जो दुरुपयोग करते हैं, निश्चित रूप से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जनता चुनती है, जनता की सेवा के लिए चुनती है, लोगों के लोक कल्याण के लिए चुनती है। आपको भावना आपकी राजनीतिक रखना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो जो इस तरीके की चीज़ों में जाता है वो गलत है। लेकिन वर्तमान परिवेश की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे, हम गांधी जी को क्यों याद करते हैं? अगर हम अपने देश के इतिहास को देखें तो हमारे देश में हमेशा संघर्षों से राजपाट मिला है, लड़ाइयों से मिला है। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करके रखा था, गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से क्यों आजादी ली? क्योंकि एक देश का विचार, आचरण हिंसावादी ना हो, इसलिए हिंसा से दूर रहने हो। राजनीति आज हिंसक भी हो गई है, राजनीति हिंसक भी हो गई, इस चीज को स्वीकारना होगा आपको।
राजनीति में आज कमर्शलाइजेशन भी हो गया है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी जनता के सामने स्पष्टता देनी पड़ेगी। जो राजनीतिक स्थितियों को 21वीं सदी में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता जो आज राजनीति को और मतलब सेवा की जगह सत्ता साधने का एक माध्यम बना लिए हैं, या उनकी बातों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो मतलब जिस राज्य में कांग्रेस को जनता चुन के भेज रही है वहां जनता के भी मैंडेट को आप छीन लोगे। वो तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, वो अमेठी से चुनाव वहां से भी लड़ रहे हैं और फिर केरल भी जा रहे हैं। तो ऐसा करना वाजिब है क्या? अगर आपको अमेठी की जनता पसंद करती तो अगर ठीक है, आपकी पार्टी में इतना सब कुछ अच्छा ही है, अमेठी से जीतना था, अमेठी की जनता क्यों उनको हरा दी? ये तो किसी भी पार्टी का निर्णय हो सकता है, अधिकार हो सकता है। जब माननीय मोदी जी गुजरात और वाराणसी से दोनों जगह से एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं लड़ सकते? बहुत सारे अलायंसेस भी बनते थे चुनाव के समय में, जब मतलब पीएम चुनाव, जब मोदी जी का चुनाव चल रहा था उस समय अलायंसेस भी बनते थे और फिर अलायंसेस टूट भी गए। अभी फिर देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार जी अपने आप को कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से फिर हाथ में हाथ मिलाकर फिर खड़े होना, फिर हाथ में हाथ मिलाकर, मतलब एक लौता वो है ध्येय है कि मोदी को पछाड़ना है, देश के जो प्रधानमंत्री है उनको पछाड़ना है, तो अलायंसेस बन जाएंगे, भले भावनाएं मिले ना मिले। आगे चल के क्या होगा, विवाद होगा, क्या होगा, वो आगे की बात है, लेकिन अलायंसेस फिर बनने शुरू हो गए। देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी परिस्थिति बना दी है, वो उनका जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है वो विपक्ष ही नहीं चाहते अपने खिलाफ। आप देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी। क्यों नहीं ली? आप सवालों से क्यों डरते हो? लोकतंत्र है भाई, तानाशाही से नहीं चलेगी। तानाशाही के कारण विपक्ष आज एक हो रहा है और वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, और विपक्ष को नहीं खत्म करना चाहते, वो भारत की जनता के एक धड़े की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, जो अपने अधिकारों या अपने विषयों को रखना चाहती है उनके खिलाफ। चलिए, एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ, इंटरव्यू काफी लंबा हो गया। देवल भाई, छत्तीसगढ़ की स्थिति को बदलते हुए और कितना देखना चाहते हैं? क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में? और आपका क्षेत्र है भिलाई नगर है, आपका क्षेत्र पहले महापौर, आप भिलाई के थे, आप भिलाई के रहने वाले भी हैं आप, तो महापौर के हैसियत, पूर्व महापौर के हैसियत से और वर्तमान विधायक के हैसियत से, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो एक बोलना चाहिए स्थायित्व है अब तक, उसको देखते हुए कितना बदलाव देखना चाहते हैं? अब तक क्या नहीं हो पाया जो आप चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है काम करने का। हमारा टारगेट था कि हम लोग शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करें, तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों से निश्चित रूप से पहले से एक जो ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल श्रेणी के हैं या श्रमिक परिवार हैं, उनके बच्चों को, और भी मध्यम वर्गीय परिवार के भी बच्चे उसका लाभ ले पा रहे हैं। हमने बड़े ही ध्यान देकर भिलाई, चूँकि स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स हब भिलाई हमेशा बने रहे, उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी काम किया है। हम लोगों ने, हमारी बहनें, महिलाएं, उनको भी भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले, स्थान मिले, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। भिलाई मदर्स मार्केट, सी मार्ट, इस तरह की योजनाएं लाकर हम महिला सशक्तिकरण का भी काम कर रहे हैं। हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे थॉट प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि युवाओं को अवसर मिले, आम जनता से संवाद हो, जो रुके हुए काम हैं उनको हम लोग कंप्लीशन करें। अगर आप कहेंगे, अगर किसी विषय पे इंटरेस्ट है जो पेंडिंग है, बहुत सारे मतलब विषय तो लगातार बनते ही हैं, लेकिन अगर कहूँगा तो सेक्टर 9 अस्पताल जो है, उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रपोजल बीएसपी को भेजा गया था, बीएसपी के माध्यम से सेल को भेजा गया था। उस काम को लेकर चिंतित हूँ। अगर वो काम आने वाले समय में सेल प्रबंधन का सहयोग मिले, केंद्र सरकार का सहयोग मिले, तो वो काम हो सकता है और उससे केवल भिलाई नहीं, पूरे दुर्ग जिले की जनता को लाभ मिलेगा। हम लोगों ने ये प्रपोजल भेजा था कि यहाँ पर जितने भी मैन पावर की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज राज्य शासन उठा लेगी और मिलकर हम लोग चूँकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लाभ जनता को दे सकेंगे। तो इस पे पेंडिंग है इशू और उस पर स्वीकृति नहीं मिल पा रही। अगर ये काम हो जाएगा तो भिलाई की जनता को
और पूरे दुर्ग जिले की जनता को बहुत लाभ होगा। वैसे चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल शासकीकरण होने से वो भी एक हमारे लिए बेंचमार्क बन गया है कि एक हम ये समझ सकते हैं हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दुर्ग जिले को भी एक मेकाहारा जैसा मजबूत अस्पताल चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे देने जा रहे हैं। लेकिन सेक्टर 9 अस्पताल भी हो जाएगा तो इससे लाभ मिलेगा। तो ये देवेंद्र यादव साहब थे, साफ तौर पर भिलाई के विधायक और साफ तौर पर एक प्रखर वक्ता। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि भाजपा का स्टैंड अपनी जगह पे सही है या कांग्रेस का स्टैंड सही है, वो निर्णय करना आप जनता जनार्दन का काम है। साफ तौर पर मैंने आपके सवालों को पूरी तरह से लेने की कोशिश की। देवेंद्र यादव उन सवालों में कई सवाल हैं, उनके जवाब को बहुत ही बखूबी देते हुए नजर आए। अब उन सवालों के जवाबों में आपको सच्चाई या बुराई कितनी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, कितनी बुरी लगती है, वो आप निर्णय आप करेंगे। आगे की इनकी स्ट्रेटजी पॉलिसी ये है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उस विचारधारा के जरिए और अच्छा बेहतर प्रयास करते रहेंगे। और हम इस इंटरव्यू को अब समाप्त करते हुए ये कहेंगे कि हम ऐसी शख्सियतों से आपकी लगातार भेंट वार्ता और मुलाकात कराते रहेंगे। इस वीडियो में आपको जो बातें अच्छी लग रही हैं, जो सवाल मुझसे छूट गए हैं, उन सवालों को ज़रूर रखिएगा ताकि मैं अगली बार जब कोई इंटरव्यू करने बैठूं तो उन सवालों को भी ले पाऊँ कांग्रेस पार्टी से। और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल अगर अच्छा लग रहा है आपको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। शुक्रिया देवेंद्र। तो नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी।